भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। बेशक रूस से सीधी जंग की तैयारी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड जैसे नेटो देश कर रहे हों, लेकिन रूस ने अकेले दम पर यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। रूस ने महज 36 घंटे के भीतर ही यूक्रेन के 3 शहरों को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया है। वहीं पश्चिमी मीडिया में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर नेटो किसी तरह से पुतिन को ही रास्ते से हटा दें तो यूक्रेन युद्ध ना सिर्फ रुक जाएगा बल्कि रूस भी बुरी तरह से तबाह हो जाएगा। Ракетное оружие к бою. सितंबर का सबसे बड़ा हमला, जला डाला यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया। क्या 43 महीने से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध पुतिन की आखिरी जंग है? पश्चिम और यूरोपीय मीडिया में ये दावे इसीलिए किए जाने लगे हैं कि पुतिन अब किसी भी कीमत पर यूक्रेन और नेटो मोर्चे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। भले ही पुतिन को अगले 5 साल तक खूनी जंग ही क्यों ना करनी पड़े। और यही वजह है कि पिछले 36 घंटों में ही रूस ने यूक्रेन के कम से कम 12 शहरों को जलाकर पूरी तरह भस्म कर दिया है। महज 12 घंटे पहले ही यूक्रेन के सुमोय, निप्रो, ज़ापोरिज़िया पर रूस ने मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन की बारिश कर दी। सितंबर के महीने में अब तक रूसी सेना यूक्रेन पर 4000 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है। ये दावा खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से किया गया। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने पोलैंड, एस्टोनिया और रोमानिया के खिलाफ भी जंगी मोर्चा खोल दिया है। ये तीनों नेटो देश हैं और अब तक इन तीनों नेटो देशों ने नेटो के अनुच्छेद 4 का 2 बार इस्तेमाल किया है। पोलैंड में जहां रूस के 21 आत्मघाती ड्रोन घुस गए, तो वहीं एस्टोनिया के एयर स्पेस में रूस के 3 मिग-31 जेट ने कोहराम मचाकर रख दिया। हैरानी की बात तो यह है कि रोमानिया में भी रूसी ड्रोन और जेट ने नेटो को खुला चैलेंज दिया। यहां पर गौर करने वाली बात तो यह है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी पुतिन के सामने नतमस्तक नजर आने लगे हैं। ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि या तो रूस के सामने यूक्रेन सरेंडर कर देगा या फिर नेटो रूस से युद्ध करके हार जीत का फैसला कर लेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि रूस ने नेटो से शुरुआती युद्ध में ही परमाणु हथियारों को जंग के मैदान में उतार दिया है। तो चलिए देखते हैं यूक्रेन से लेकर यूरोप तक पुतिन का रूस कैसे कोहराम मचा रहा है। 12 घंटे में यूक्रेन के 3 शहर भस्म। पिछले 2 हफ्ते से देखा जा रहा है कि यूक्रेनी सेना रूस के तेल डिपो और ऑयल रिफाइनरीज पर दनादन धमाके कर रही है। रूस की तेल रिफाइनरियों से उठता धुआं और आग की लपटों को पूरी दुनिया देख रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया कि यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के एक रिजॉर्ट क्षेत्र में ड्रोन से हमले किए हैं, जिस हमले में 3 नागरिक मारे गए और 16 लोग घायल भी हुए हैं। तो इधर ज़ेलेंस्की भी डंके की चोट पर रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का लगातार दावा कर रहे हैं। नेटो के कमांडर भी रूस पर यूक्रेन के हमलों को लेकर बड़े बड़े दावे करने में जुटे हुए हैं। लेकिन पिछले 36 घंटे में ही रूसी सेना ने यूक्रेन के शहरों को जलाना शुरू कर दिया है। पुतिन के तूफानी हमले से ज़ेलेंस्की की चीखें निकलने लगी हैं। जरा देखिए यूक्रेन के निप्रो, सुमे और ज़ापोरिज़िया का रूस हमलों में आखिर हाल क्या हो गया है। निप्रो में रूस के हवाई हमलों से कोहराम मचा हुआ है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि निप्रो पर कई क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए हैं।
वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने निप्रो को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। जो तस्वीरें सामने आई है, जिसे एक चश्मदीद ने अपने मोबाइल वीडियो कैमरे से ही रिकॉर्ड किया है, जिसमें निप्रो शहर में एक मिसाइल से जोरदार धमाका होते हुए साफ देखा जा सकता है। वहीं यूक्रेन के सुमे शहर पर भी ड्रोन और मिसाइल हमलों से भारी तबाही हुई है। सुमे पर पिछले 4 महीने में रूस के हवाई हमले तेज हो गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम भी अब सुमे में फेल साबित हो रहे हैं। सुमे यूक्रेन के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है और यही वजह है कि रूस पूर्वी यूक्रेन के इस शहर पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। वहीं रूसी सेना ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया शहर पर इतने बड़े घातक हमले किए हैं कि यूक्रेन की हालत खराब हो गई है। रूसी सैनिकों ने 100 से ज्यादा ड्रोन और लगभग 150 ग्लाइड बम ज़ापोरिज़िया शहर पर दाग दिए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने सितंबर का सबसे भीषण हमला कर दिया है। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका पहुंचेंगे, जहां वे एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप से अलग से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात तब हो रही है जब पुतिन ने हफ्ते भर में यूक्रेन में धड़ाधड़ बम गोले दागे हैं। ज़ेलेंस्की के दौरे से हफ्ते भर पहले ही रूस ने यूक्रेन को बारूद से पाट दिया है। पिछले 7 दिनों की ही बात करें तो रूस के 1150 ड्रोन, एरियल बम और करीब 40 मिसाइलें यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में तबाही मचा चुकी हैं। इनमें से एक हमले में रूस ने रात भर में ही यूक्रेन पर 580 ड्रोन और 40 मिसाइलें दाग दी, जो रूस के कुछ सबसे बड़े हमलों में से एक हैं। इससे यूक्रेन की राजधानी से लेकर अलग अलग हिस्सों में भी भारी तबाही मची हुई है। ऐसे में ज़ेलेंस्की को समझ ही नहीं आ रहा कि यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो खुलकर जंग क्यों नहीं कर रहा है। Соприкосновение свыше 700 тысяч человек находится. Поэтому среди этих людей надо выбирать. Надо выбирать тех, которые хотят и склонны именно к такому виду деятельности. Вот, я не говорю, что... रूस ने फूंक डाले यूक्रेन के 9 शहर। रूस के खूंखार तेवरों को देखकर न सिर्फ पोलैंड की हालत खराब है, अब तो एस्टोनिया भी रूसी जेट की कार्रवाई से घबरा गया है। इस खबर को हम आपको पूरे विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन जरा ये देख लीजिए कि सितंबर का महीना यूक्रेन के 9 शहरों पर कितना भारी पड़ चुका है, जहां रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर बेतहाशा हवाई हमले किए हैं। ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब यूक्रेनी सेना रूस के तेल रिफाइनरी को अपने ड्रोन हमलों से तबाह करने में जुटी है। रूसी सेना ने तड़के यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोगों के घायल होने का दावा किया गया। रूस के इस ताजा हमले पर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के हमले यूक्रेन के 9 अलग अलग स्थानों पर हुए हैं, जिनमें दनिप्रोटोवस्क, माइकोलाइव, चेरनीव, ज़ापोरिज़िया, पोल्टावा, कीव, ओडेसा, सुमे और खार्किव भी शामिल है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक ये हमले नागरिक इलाकों में किए गए हैं। यूक्रेन के डनिप्रो शहर में भी एक बहुमंजिला इमारत पर रूस ने क्लस्टर बम से हमला किया, जिससे भारी नुकसान वहां हुआ है। इसके अलावा कीव इलाके के बुचा, बेरेस्पिल और ओवोखिव में भी बड़े हमले हुए हैं, जिनमें कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का दावा है कि पश्चिमी लीव क्षेत्र में 2 रूसी क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया। यूक्रेन का यहां तक दावा है कि उसने रूस के 552 ड्रोन और 31 मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर डाला। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने कुल 619 मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए, जिनमें 579 ड्रोन, 8 बैलिस्टिक और 32 क्रूज मिसाइलें शामिल थीं। यूक्रेन ने इनमें से 552 ड्रोन, 2 बैलिस्टिक
और 29 क्रूज मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि इस दौरान पश्चिमी देशों से मिले F-16 लड़ाकू विमानों ने रूसी क्रूज मिसाइलों को रोकने में अहम भूमिका निभाई और ये साबित किया कि पश्चिमी हथियार युद्ध में जबरदस्त कारगर साबित हो रहे हैं। В Северске, на Александро-Калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки. Наши подразделения вошли в Клещеевку, рядом с Константиновкой. Продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебанбыкского водохранилища. सितंबर में रूस का 3 फ्रंट वॉर। रूस यूक्रेन जंग में अभी तक रूस ही बाजी मारता नजर आ रहा है। पोलैंड रूस का दूसरा ऐसा टारगेट है जिसे लेकर नेटो हाई अलर्ट पर है। नेटो देश फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी हर हाल में रूस को तबाह करना चाहते हैं। ये है कि रूस की कमजोर नब्ज नेटो को मिल ही नहीं पा रही है और रूस की सैन्य ताकत पर 3.5 साल से ज्यादा की जंग में कोई असर भी नहीं पड़ा है। सबसे ज्यादा चैलेंज नेटो देश एस्टोनिया को रूस से मिला है और उसके इलाके में रूस के MiG-31 विमानों ने घुस करके नेटो की नींद उड़ा दी है। जरा रूस के 3 फ्रंट वॉर को इस एनिमेशन से समझिए। रूसी सेना इस वक्त यूक्रेन के साथ साथ नेटो देश पोलैंड और एस्टोनिया को टारगेट पर ले चुकी है। जो आंकड़े सितंबर के महीने में आए उसके मुताबिक रूसी सेना अब तक 4000 से ज्यादा हवाई हमले यूक्रेन पर कर चुकी है, जबकि पोलैंड में रूस के 21 आत्मघाती ड्रोनों के फटने से कोहराम मचा हुआ है। खुद ट्रंप कह चुके हैं कि पोलैंड में रूस के ड्रोनों का घुसना बेहद खतरनाक कदम है। लगता है गाजा में चल रहा भयंकर खून खराबा प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है। इजराइल जहां पूरे गाजा पर कब्जा करने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के 4 यूरोपीय दोस्तों ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। और ये वो 4 यूरोपीय देश हैं जो इजराइल के बेहद करीबी और जिगरी दोस्त माने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने फिलिस्तीन को देश की मान्यता देकर गाजा युद्ध में नेतन्याहू की बाजी को ही पलट कर रख दिया है। उधर नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल मरते दम तक फिलिस्तीन को एक देश कभी नहीं बनने देगा। गाजा सिटी में खूनी गदर, 4 देशों को नेतन्याहू की धमकी। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा जंग को 717 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हमास के हमले के बाद से प्रधानमंत्री नेतन्याहू का खूनी बदला इतना घातक और व्यापक होगा, दुनिया में किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। गाजा में पिछले 90 दिनों से इजरायली सेना खूंखार हमले कर रही है। गाजा सिटी से लाखों फिलिस्तीनियों को दक्षिण दिशा की तरफ भागने को मजबूर कर दिया गया है। अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। नेतन्याहू हर हाल में फिलिस्तीन का वजूद खत्म कर देना चाहते हैं और गाजा पर अब पूरी तरह से कब्जा चाहते हैं। हम आपको पीएम नेतन्याहू के सख्त तेवर और पश्चिमी और यूरोपीय देशों से इजराइल से सीधे टकराव से जुड़ा वो सच भी दिखाने जा रहे हैं जो गाजा युद्ध को बेहद भयंकर बना चुका है। आपको यकीन नहीं होगा कि फिलिस्तीन को इजराइल के दोस्त माने जाने वाले ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन राष्ट्र यानी देश की मान्यता देकर नेतन्याहू और ट्रंप को पूरी तरह से बौखला दिया है। खबर है कि इसके अलावा 6 और देश हैं जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ठेंगा दिखाकर फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में द्विराज्य समाधान पर विश्व शिखर सम्मेलन में इजराइल को गाजा में नरसंहार और फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देकर भयंकर गदर मचने जा रहा है। इधर नेतन्याहू ने धमकी दी है कि वो अमेरिका में मीटिंग के बाद जब इजराइल लौटेंगे तो ब्रिटेन,
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल को भी तगड़ा जवाब देंगे, जिन्होंने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। तो चलिए देखते हैं कि गाजा में आखिर इस वक्त क्या चल रहा है और नेतन्याहू के लिए फिलिस्तीन एक देश के रूप में कैसे नासूर बनता जा रहा है। तबाह इमारतें, खंडहर शहर और मलबे में दबी हजारों लाशें आज गाजा की तस्वीर बन चुकी हैं। इस वक्त इजरायली सेना के सैकड़ों टैंक गाजा सिटी में या तो घुस चुके हैं या फिर घुसने की तैयारी में हैं। लाखों फिलिस्तीनी गाजा सिटी को छोड़कर दक्षिण दिशा की तरफ भागने को मजबूर हो चुके हैं। समंदर किनारे मीलों लंबा सफर तेज धूप में फिलिस्तीनी कर रहे हैं। उस पर भी इजरायली हवाई हमलों ने गाजा सिटी के चीथड़े उड़ा दिए हैं। लगभग 65% ऊंची इमारतें तबाह हो चुकी हैं। 2 साल से युद्ध में जूझ रहा गाजा इजरायली हमलों के चलते खंडहर में तब्दील हो चुका है, साथ ही अकाल से जूझ रहा है। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने बताया कि इजरायली सेना ने 22 सितंबर को जॉर्डन अस्पताल को खाली करने का आदेश दिया है। इजराइल पर हमास के खूनी और बेरहम हमले की सजा पूरा गाजा भुगत रहा है। तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ सवाल खड़े होने लगे। इजराइल के दोस्त और हमदर्द माने जाने वाले 4 देशों ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देकर अब नेतन्याहू के होश उड़ा दिए हैं। नेतन्याहू ने इन 4 देशों को सीधी धमकी दी है। जरा देखिए वो 4 देश कौन हैं जो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुके हैं। इक्कीस सितंबर 2025 को 4 देशों ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। ये 4 देश हैं ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल। ये कदम गाजा में चल रहे युद्ध और वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के विस्तार के खिलाफ बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय असंतोष के बीच उठाया गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ये मान्यता 2 राष्ट्र समाधान की दिशा में एक कदम है जो हमास को कोई फायदा नहीं पहुंचाता। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और हमास के अंत की दिशा में कदम बताया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एल्बनीज ने भी इसे 2 राष्ट्र समाधान के लिए गति प्रदान करने का हिस्सा माना। पुर्तगाल ने कहा कि फिलिस्तीन को देश की मान्यता देना फिलिस्तीनियों का वो अधिकार है जिसे कोई रोक नहीं सकता। ब्रिटेन, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी है। इसके अलावा 6 और देश फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा, सैन मैरिनो और अंडोरा भी फिलिस्तीनियों को एक राष्ट्र की मान्यता देने की कोशिश में लगा हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि ये कदम संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से पहले ही उठाया गया है। फिलिस्तीन को देश की मान्यता देने के लिए होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से पहले इजराइल ने भी बड़ी कार्रवाई की है। इजरायली सेना ने गाजा सिटी अस्पताल को खाली कराया है। वहीं इटली के यूनियनों ने गाजा के लोगों के प्रति समर्थन दिखाते हुए 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसके चलते इटली से इजराइल जा रही विस्फोटकों की खेप को रोक दिया गया। इधर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल से 2 टूक कह दिया है कि वो आतंक को इनाम दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीनी राज्य के वजूद की किसी भी संभावना को लेकर अपनी नीति स्पष्ट कर दी है और कहा है कि हमारी धरती के बीचों बीच एक टेरर स्टेट को थोपने की कोशिश का पुरजोर जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस ऐलान से गुस्से में हैं। नेतन्याहू ने कहा कि मुझे बस अमेरिका से लौटने दो, फिर मैं आपको दिखाता हूं फिलिस्तीन कभी भी एक देश नहीं बन पाएगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है, ऐसा नहीं होने वाला। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। वर्षों से मैंने उस टेरर स्टेट के निर्माण को घरेलू और विदेशी दोनों ही तरह से भारी दबाव के बावजूद रोका है। हमने ये दृढ़ संकल्प और चतुर कूटनीति के साथ किया है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इसके अलावा हमने यहूदिया और समरिया में यहूदियों की संख्या दोगुनी कर दी है और हम
इसी राह पर आगे भी चलते रहेंगे। हमारी धरती के बीचों बीच एक आतंकवादी राज्य को थोपने की नवीनतम कोशिश का जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटने के बाद दिया जाएगा। नेतन्याहू का ये संदेश, या फिर अगर यूं कहें कि ये धमकी इसीलिए अहम है क्योंकि ब्रिटेन, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया पारंपरिक रूप से इजराइल के सहयोगी रहे हैं, लेकिन अब ये देश फिलिस्तीनियों के कब्जे वाले क्षेत्र से एक स्वतंत्र मातृभूमि स्थापित करने के लक्ष्य का समर्थन करने वाले 140 से ज्यादा दूसरे देशों के साथ शामिल हो गए हैं और माना जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में इस मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस हो सकती है। יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות ועשינו זאת בתבונה מדינית. לא כל שכן. הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון ונמשיך בדרך זו. המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו, המענה הזה יינתן לאחר שובי מארצות הברית. गाजा में इजराइल का अभी ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स 2 है, जो 16 सितंबर 2025 को शुरू हुआ और उसका मकसद हमास के सैन्य और शासकीय ढांचे को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करना है, बंधकों को मुक्त कराना और गाजा के ज्यादातर हिस्सों पर नियंत्रण भी स्थापित करना है। फिलहाल ये अभियान गाजा सिटी पर केंद्रित है, जहां इजरायली सेना ने भारी हवाई हमले और जमीनी कार्रवाइयां शुरू की है।